हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो ऑलरेडी हमने हिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है NCERT क्लास 6 का हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग, ठीक है, टू फूड ग्रोइंग। ये हम बेसिकली देखेंगे ये जो ट्रांजिशन है कि किस तरीके से पहले हम हंटर्स थे, ठीक है, और फिर जो है गैदरिंग के अंदर आए। देन हम देखेंगे धीरे धीरे जो है प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ एंड देन फूड को ग्रो करना जो है तो स्टार्ट कर दिया था उस समय जो स्टोन एज के पीपल्स थे उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे मूव, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन जो आता है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो बेसिकली यहाँ से वहाँ मूव क्यों क्या करते थे, वो हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो की, जहाँ पे हमने देखने को मिला था कि ये जो थे हंटर गैदरर्स थे। द नेम जो था कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, मतलब किस तरीके से ये अपना फूड को बेसिकली कलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम कह सकते हैं उनका नाम हंटिंग और गैदरिंग रखा गया, ठीक है। तो अगर हम हंटिंग की अगर बात करें तो उस समय जो हंटिंग की जाती थी उनके द्वारा, तो सबसे पहले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसकी हंटिंग वो करते थे, ठीक है। वो फिश वगैरह कॉट करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हंटेड वाइल्ड एनिमल्स कॉट करते थे फिश एंड बर्ड्स को। इसके अलावा जो अदर एनिमल्स होंगे उनको पकड़ते थे। अगर हम फूड गैदरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके फ्रूट्स हो गए, रूट्स, ठीक है, नट्स हो गए, कोई सीड अगर उनको मिल गया, लीव्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, एग्स हो गए, तो इन सबको गैदर किया करते थे, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि उस समय ये चीज़ें अवेलेबल इसलिए थी बिकॉज कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल लैंड में आता है, और उस समय हम देख सकते हैं प्लांट्स की जो थी इमेंस वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल थी। इसलिए कह सकते हैं उस समय जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके लिए बहुत ईजी था कि फ्रूट्स जो भी फूड वो खाना चाहते हैं उनको आसानी से वो कलेक्ट कर लें और उसको खा पाएँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें हंटिंग और गैदरिंग की तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या वो इतना ईजी था ये टास्क जो उस समय के लोग कर पाते थे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एनिमल्स की, देखो अगर आप हंटिंग कर रहे हो तो एनिमल के बारे में कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि उस समय के जो एनिमल थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है फास्ट मतलब दौड़ते थे, और फास्ट दौड़ने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी होते थे, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी जो अर्लीस्ट पीपल है, अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर एनिमल को पकड़ना है तो आप सोच सकते हो कितना अलर्टनेस की ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा वो अलर्ट होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आसानी से उस पर्टिकुलर एनिमल को जो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्गर है आपसे और इतना फास्ट रन कर आप उसको पकड़ सकें, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्लांट्स की, कि जब आप प्लांट्स को गैदर कर रहे हो तो ये पता होना कि कौन सा प्लांट जो एडिबल है और कौन सा पॉइजनस है, उसके बारे में कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज थी। ये हमने पिछली वीडियो में कवर किया ही था कि किस प्लांट को बेसिकली खाना और किसको नहीं खाना वो अच्छे से वो समझ पाते थे क्योंकि डीप नॉलेज थी उनके बारे में। और सबसे ज़्यादा कि किस पर्टिकुलर सीज़न में कौन सा फ्रूट बेसिकली राइप होता है या फिर कौन सा फ्रूट किस पर्टिकुलर सीज़न में मिलने मतलब खाने को मिलेगा, वो भी उन्हें बेसिकली पता था। तो इसके तहत हम कह सकते हैं उनको सीज़न की नॉलेज थी, उनको सीज़न की नॉलेज थी, तभी वो पता कर पाते थे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर सीज़न में इस पर्टिकुलर जंगल के अंदर ये फ्रूट मिलेगा, देन कुछ थोड़ी जगह आगे जाके इस पर्टिकुलर सीज़न में इस जंगल के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम कह सकते हैं अलर्टनेस थी, ठीक है, डीप नॉलेज थी उन्हें प्लांट्स के बारे में, और सीज़न की नॉलेज भी रही होगी तभी वो ये सब चीज़ें कर पाती थी। देन हम मेन चीज़ देखते हैं कि क्या रीज़न था मूव करने का। पहला कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम तक अगर रह जाते हैं तो दे वुड हैव ईटन अप ऑल दी अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स और रिसोर्सेज को खा जाएंगे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, बिकॉज एक ही जगह आप रह के आप वहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं जितने भी प्लांट्स अगर आप खा गए तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया के जो रिसोर्सेज है वो तो ख़त्म हो गया आपके लिए। तो क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो अल्टीमेटली आपको दूसरी जगह मूव करना ही पड़ेगा, और तब जाके आपको जो है दूसरे एनिमल रिसोर्सेज और प्लांट्स वगैरह मिल पाएंगे खाने के लिए। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, यानी खाने की तलाश में उन्हें यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ता था। सेकेंड बोला जा रहा है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे,
क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो वो एनिमल्स जो है अपनी प्रे की तलाश में यहाँ से वह मूव करते हैं। और इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल की बात करें, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, उनके लिए दैट्स वाई दोज हु हंटेड देम दे हैव टू फॉलो देयर मूवमेंट। ठीक है, अगर मान लो किसी आदमी को कोई पर्टिकुलर एनिमल को खाना है और एनिमल को प्रे चाहिए, ठीक है, तो यानी एक ह्यूमन है उसको एनिमल चाहिए खाने को, एनिमल को प्रे चाहिए, तो जिस तरह से एनिमल अपने प्रे की तरफ भागता रहेगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन को भी जो है उस एनिमल के पीछे भागना पड़ेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे इसलिए वो यहाँ से वह मूव करते थे, बिकॉज उनका जो एनिमल था वो यहाँ से वह मूव कर रहा है अपने प्रे के लिए। ठीक है, थर्ड रीज़न था द प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन में, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, मतलब अगर मान लो कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है या फिर प्लांट्स या एनिमल, सबको पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो या पेड़ पौधे हो, उन सबको पानी की ज़रूरत होती है। एंड वाटर इज़ फाउंड इन लेक में आपको मिलेगा, स्ट्रीम्स वगैरह में, रिवर्स से मिलेगा। तो वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल आपको देखनी पड़ती है, यानी पेरिनियल वो रिवर्स होती हैं जो पूरे साल भर उसमें पानी आपको देखने को मिलता है। अदर्स आर सीजन होती है, सीजन के बेसिस में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा पानी। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक, जो रिवर के किनारे जो लोग रहते हैं बेसिकली, दे वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जैसे उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इस सीज़न में बारिश हुई, पानी अच्छे से है, तो वहाँ पे रहेंगे। जैसे पता जाएगा भाई ये सीज़न अगर ड्राई सीजन होने वाला है तो वो यहाँ से मूव करके ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे बारिश होने वाली है, क्योंकि बारिश होगी तो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी। पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो आप देख सकते हैं वहाँ पे प्लांट्स भी इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को भी पानी चाहिए, और एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो अर्लीस्ट पीपल है उनका कहीं ना कहीं सर्वाइवल वहाँ पे पॉसिबल था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल के बारे में, हमें कैसे पता चला। तो ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स दैट मेड एंड यूज्ड, यानी जो भी उस समय हंटर गैदरर्स बनाते थे, यूज़ करते थे, उन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। ठीक है, बोन की अगर बात करें, बोन की खास बात यह है कि जब अगर उन्हें बोन मिला तो उन्हें पता चला कि फूड हैबिट्स क्या है। ठीक है, किस बिकॉज बोन अगर मिल रही है तो किस पर्टिकुलर जानवर की वो बोन है, तो उससे पता चल सकता था कि उस समय के लोग कौन से जानवर को खाया करते थे, तो फूड हैबिट्स पता चल जाती थी। दूसरा, उस समय कौन से एनिमल, क्योंकि देखो बोन अगर मिली है तो एनिमल का पता चल रहा है, एक तो कि उस समय कौन सा एनिमल एग्जिस्ट करता था, और उस समय के लोगों की फूड हैबिट क्या थी ये भी पता चल रहा है। तो एक बोन से जो कितनी चीज़ें हमें पता चल जाती थी। तो इस तरह से स्टोन उस समय जो मिलते थे वो पता करते थे कि वो मतलब जो पीपल है वो पैलोलिथिक से बिलोंग करता है, मीजोलिथिक से करता है या न्यूलिथिक से करता है। अभी हम इस टर्म्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे अभी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करती थी कि उस समय हंटर गैदर्स किस तरीके से होते थे। ठीक है, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स हैव बीन यूज टू कट मीट एंड बोन, यानी जो आपको स्टोन टूल्स मिले हैं उसको यूज़ करते थे वो उस समय के लोग मीट को काटने के लिए, बोन को कट करने के लिए, एक स्क्रैप बार्क जो होती है ट्रीज़ की उनको काटने के लिए, एनिमल की स्किन यानी जो हाइड्स होती है उनको निकालने के लिए, फ्रूट्स एंड रूट्स को चॉप करने के लिए किया जाता था। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड, मतलब कुछ अगर मान लो स्टोन है उसके पीछे वुड लकड़ी का एक ऐसा चीज़ उन्होंने अटैच कर दिया, तो एक तरह से एक अलग सा उनके लिए एक मिल जाता था ताकि वो चीज़ों को यूज़ कर सकें। ठीक है, बोन और वुड टू मेक इट एज पार्ट्स एंड एरोज फॉर हंटिंग के लिए यूज़ किया करते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज फॉर एज अ फायरवुड के लिए काम किया जाता था। एंड वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक द हंट और टूल्स। ठीक, यानी जो लकड़ी थी उसके उसका जो इस्तेमाल था वो एज अ टूल की तरह बनाते थे, साथ साथ हट यानी जो घर वगैरह है उसको रहने के लिए भी वो लकड़ी का इस्तेमाल करते थे उस समय के लोग। और फायर वुड का यूज़ करने का मतलब है उस समय लोगों को फायर डेवलपमेंट के बारे में जो है पता चल गया होगा किस तरीके से फायर को डेवलप किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं फायर की, ठीक है, तो अगर हम सोचें कि किस तरीके से उन्हें पता चला होगा फायर के बारे में, तो मतलब तो आपको देखने को मिलता है कि स्टोन जो टूल्स होते हैं उसको बनाने की 2 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, पहली टेक्निक की बात करते हैं स्टोन ऑन स्टोन की, आप एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारते हो। ठीक है, दूसरा होता है प्रेशर
फ्लिकिंग, ठीक है, ये भी एक टेक्निक होती है स्टोन के टूल्स को बनाने के लिए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं स्टोन एंड स्टोन की। तो आप एक स्टोन को जब दूसरे स्टोन पे इस तरह से मारते हो तो एक फ्रिक्शन सा क्रिएट होता है, और जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो एक तरह से फायर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्पार्क निकलता है। तो वो स्पार्क अगर मान लो उस टाइम पर अगर कोई लोग बैठ के वहाँ पे स्टोन से स्टोन को इस तरह से कर रहे हैं और फ्रिक्शन निकल रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे देखा होगा कि वाह ये कितनी सी चिंगारी से निकली है। इट मीन्स कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे उससे अगर जला होगा, देन उन्होंने कह सकते हैं फायर का वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, एक अभी आपको देखने को मिलेगा कुरनूर, एक तरह का सोर्स है जो कहीं ना कहीं वहाँ पे एशेस के आपके कुछ ट्रेसेस मिले हैं, जो कहीं ना कहीं इसको सिग्निफाई करता है कि उस समय उन्होंने फायर का यूज़ जो है कर लिया था अपने टाइम पे, ठीक है। और प्रेशर फ्लिकिंग फोर्स यही होती है कि आप उस पर प्रेशर की तरह दबाव डालते हो, देन उसके थ्रू उस पर्टिकुलर स्टोन पे जैसे दबाव डलेगा तो उसको आप पर्टिकुलर शेप देकर उसको जो भी टूल आप बनाना चाहते हो पर्टिकुलर शेप देकर वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स आर साइट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिस्ट व्हिच हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस में रहा करते थे इन प्लेसेस के अलावा। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड द लेक्स। तो ये बेसिकली मैप दिया गया है जिसमें आपको पैलेलिथिक साइट मिलेंगी, कुछ न्यूलिथिक, कुछ मेजोलिथिक, कुछ अर्ली विलेजेस एंड द मॉडर्न सिटीज़। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने जो है कलर से मार्क कर दिया है। पैलेलिथिक की साइट कौन कौन सी आपको मिली थी, उसमें भीमबेटका है, हुंसकी है, कुर्नूल केव्स थी। न्यूलिथिक साइट जो मिली है वो आपका बुर्जा होम है, एक तो मेहरगढ़ है, चिरांत है, कोलदीवा है, महागरा है, द्यावजिल हैरी है, एंड ये आपका हल्लूर है और पयमपली है। मेगालिथिक साइट्स की बात करें तो 2 साइट्स है, ब्रह्मागिरी और आदिचमल्लूर। और विलेजेस की बात करते हैं तो इनाम गाँव देखने को मिलेगा। देन मॉडर्न सिटी आपकी कोलकाता मुंबई है, ठीक है। तो ये साइट्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो मैप है कहीं ना कहीं आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि कभी कभार इससे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। देन यहाँ पे बेसिकली बताया गया है एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट थे तो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं यही स्टोन टूल्स उन्हें हेल्प कर रहे हैं कि फायर वगैरह डेवलप करने के लिए, ठीक है। कुछ भी अगर उनको टूल्स बनाना है, ठीक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो जानवर है कोई एनिमल, क्योंकि देखो एनिमल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको टूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कुछ चीज़ जैसे आपको मान लो जो ट्रीज़ हैं उसको कट करना है, या फिर आप कह सकते हैं एनिमल की कोई बोन है उसको कट करना है, एनिमल की जो मीट है जो भी आप बनाना चाहते हो उसको कट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल थी जब वो स्टोन से वो टूल्स बनाते थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी का स्टोन ईजिली अवेलेबल हो जाए। यहाँ बात की जाए रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। तो मैनी ऑफ द केव इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। तो बहुत सी ऐसी केव्स मिली हैं जहाँ पे ये जो अर्ली पीपल से रहा करते थे और उस पर्टिकुलर केव में आपको जो केव की जो वॉल्स है वहाँ पे आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो पेंटिंग का देखने को मिलता है वो आपको मध्य प्रदेश एंड दी साउथ उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। दीज पेंटिंग जो है शो करके वाइल्ड एनिमल्स को, यानी उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स की जो पेंटिंग थी वो ड्रॉ करके रखी थी वॉल्स में विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो इस तरह की आप देख सकते हो पेंटिंग बनाई थी, इसमें से आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन को डिपिक्ट कर रहा है कि एक ह्यूमन है जो भाग रहा है एक एनिमल के पीछे। तो ये एक एनिमल है और ये ह्यूमन है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कितनी सारी मतलब कितना एक्यूरेसी के साथ और स्किल के साथ इसको बनाया गया है। देन यहाँ पे एग्जांपल है भीमबेटका जो कि प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। दिस इज़ अ ओल्ड साइट है विद केव एंड रॉक शेल्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पीपल चूज़ दिस नेचुरल केव्स को खुद से चूज़ करते थे बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर, बिकॉज देखो ऑलरेडी जो केव्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उन केव्स में रहना ज़्यादा इजी था, इरिस्पेक्टिव कि आप किसी और पहाड़ को तोड़ के कट करके मतलब केव बनाओ तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उस समय उस तरीके से उतने बड़े बड़े स्टोन के जो होंगे उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। तो इसलिए वो नेचुरली जो मिल रहा है उनको केव्स वगैरह उनको उनमें रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर, उन्हें मिल रहा है फ्रॉम द रेन, यानी बारिश से उन्हें बचा रहा है, धूप से उन्हें बचाएगा, गर्मी से बचाएगा, साथ ही साथ जो हवाएं चल रही होंगी उनसे बचाता है। एंड दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
यहाँ पे आपको दो टर्म के बारे में पता होना चाहिए। पहला है फैक्ट्री साइट, किसे कहते हैं। फैक्ट्री साइट बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे स्टोन ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट, जहाँ पे आप स्टोन मेकिंग भी कर रहे हो, साथ साथ वहाँ पे रह भी रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें जो है साथ में चल रही है। मतलब फैक्ट्री तो है, मतलब जहाँ जहाँ फैक्ट्री होगी इट मीन्स वहाँ पे स्टोन अवेलेबल है। हैबिटेशन आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब वहाँ पे रह भी रहे हो, तो उस पर्टिकुलर जगह पे आपको स्टोन भी इजिली अवेलेबल हो गए, रहने को आपको जगह भी मिल गई, मतलब केव वगैरह, नेचुरल केव वगैरह भी मिल गई, तो वहाँ पर ईजिली आपका फिर सर्वाइवल जो है पॉसिबल हो जाता था उस समय के अर्ली जो पीपल्स थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है साइट्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे बता रखा है दीज आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वगैरह के रिमेन्स मिलते हैं, उनको हम पर्टिकुलर साइट बोलते हैं। दिस वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, मतलब ये वो साइट्स होते हैं जिसको लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, वो सारी चीज़ें। दिस में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ पे मिलती है, अर्थ का जो सर्फेस होता है वहाँ पे, या फिर बरीड होती है अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर द वाटर भी आपको मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंडिंग अबाउट द फायर, तो ये चीज़ एग्जांपल मैंने आपको बताई दी है कि कुरनूल का जो केव्स था वहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं एशेस की, एंड दिस सजेस्ट दैट द पीपल आर फेमिलियर थे विद द यूज़ ऑफ द फायर। किस तरीके से थी वो मैंने आपको बताया कि अगर उन्हें एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे अगर मतलब रब करेंगे तो एक फ्रिक्शन सा क्रिएट होगा, उस फ्रिक्शन से कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ स्पार्क वगैरह दिखा होगा, और उस स्पार्क को उन्होंने फिर जब नोटिस किया होगा केयरफुली, तब वो कहीं ना कहीं उस फायर का यूज़ को समझ पाए होंगे किस तरीके से उसको यूज़ करना है। एंड फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग के लिए, यानी कुरनूल केव्स में देखा गया है कि फायर को डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। पहला एज अ सोर्स ऑफ अ लाइट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप एक केव में रह रहे हो, प्लस आपको जो है रात में रहना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट रहे। तो उस फायर से आपको एक फायर जो है आपके लाइट का भी काम कर रही थी मीट को पकाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि इससे पहले जो लोग हुआ करते होंगे, क्योंकि उस समय फायर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उन्हें रॉ मीट खाना पड़ता था, ठीक है। और जैसे उनको फायर वगैरह मिला तो उन्होंने उसी मीट को फिर पकाना शुरू कर दिया, पका के फिर खाना शुरू कर दिया। और सबसे मेन चीज़ की जो एनिमल्स थे, क्योंकि एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो उनको भगाने के लिए भी जो है लाइट का इस्तेमाल किया गया। ये सब चीज़ें हमें कुरनूल केव से पता चलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेम्स एंड द डेट। तो इसमें सबसे पहले को आपको देखने को मिलेगा तीन चीज़ों के बारे में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन given lengthy name for the time that have been studied. They call the earliest period are Paleolithic. This comes from the two Greek word paleo, जिसका मतलब है old, lithos का मतलब होता है stone. The name points to the importance of the finding of the stone tools, ठीक है। यानी स्टोन के बेसिस में, यानी स्टोन के जो टूल्स मिले हैं उन स्टोन टूल्स के बेसिस पे जो है पीरियड को डिवाइड किया गया है। यानी पहले के जो पैलियोलिथिक के जो स्टोन्स होंगे वो आपको डिफरेंट थोड़ा सा दिखेंगे, मेसोलिथिक के आप स्टोन्स देखोगे तो वो उनकी क्वालिटी आपको अलग दिखेगी, और नियोलिथिक के जब स्टोन्स देखोगे तो उनकी क्वालिटी आपको अलग दिखेगी। तो स्टोन टूल्स की जो क्वालिटी थी उसके बेसिस पे जो हम कह सकते हैं डिवाइड किया गया है स्टोन एज को बिटवीन द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक। देन यहाँ पे बताया गया है कि द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर अगो, यानी जो पैलियोलिथिक पीरियड था तो आज से हम 2 मिलियन ईयर्स पीछे जाते हैं, तो वहाँ से लेके जो 12,000 तक है उस पीरियड तक हम कह सकते हैं पैलियोलिथिक पीरियड चला है, ठीक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लॉन्ग लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, क्योंकि इतना लंबा टाइम स्ट्रेच है कि अगर आप सिंपल इसको सिर्फ पैलियोलिथिक से मार्क कर दोगे ना तो आप इसकी डिटेलिंग को समझ नहीं पाओगे। तो फर्दर इस बड़े से टाइम स्ट्रेच को जो है डिवाइड कर दिया हमने 3 पार्ट में, जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें जब डिफरेंट दिखी होगी तो बहुत ज़रूरी हो जाता है उसको फर्दर डिवाइड करना। तो उन्होंने लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में इसको डिवाइड कर दिया। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर करता है 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। सोच रहे हो 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री को कवर कर रहा है ये आपका लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम पैलियोलिथिक का बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं द पीरियड व्हेन वी फाइंड द इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी थोड़े थोड़े इन्वायरमेंटल चेंजेस फिर जो है देखने को मिले थे, एंड बिगनिंग अबाउट 1200 ईयर्स टिल अबाउट 10,000, यानी कि अगर हम बात करें 2 मिलियन से हम पीछे गए 12,000 तक आपको पैलियोलिथिक चला, 12,000 से लेके आप पीछे जाओगे 10,000 तक, तो इस टाइम के पीरियड में आपको मेसोलिथिक देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ अ मिडल स्टोन एज। तो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जेंटली टाइनी थे, छोटे छोटे दिखेंगे, एंड आर कॉल्ड द माइक्रोलिथ, और क्योंकि वो छोटे थे साइज में तो उसको माइक्रोलिथ कहा गया है।
माइक्रोलिथ वर प्रोबेबली टक ऑन द हैंडल ऑफ द बोन और वुड टू मेक अ टूल्स, मतलब वही है कि वो इतने छोटे थे कि पत्थर के आप उसमें फंसा दोगे तो इस तरह से वो टूल बन जाते थे. दिस इट जस्ट लाइक अ सॉ एंड सिकल. ठीक है. एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज़ ऑफ द टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज़, मतलब ओल्डर वैराइटी ऑफ टूल्स भी कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे थे. बट साथ ही साथ आपको कुछ टाइनी टूल्स भी देखने को मिलेंगे जिनको माइक्रोलिथ कहा गया. इस बेसिस पे इस पूरे टाइम पीरियड को हमने मेसोलिथिक कहा गया. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द नेक्स्ट स्टेज इज अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, जिसको हमने न्यूलिथिक कहा है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टर्म न्यूलिथिक मीन्स. ठीक है. न्यू मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन. एंड अगेन आपको यहाँ पे कुछ न्यू स्टोन्स दिखे होंगे. तो वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ द सम प्लेसेस. यू विल फाइंड द नेम्स जो अभी हमने देखा है इस पर्टिकुलर मैप में. ठीक है. ये भी हमने देखा ही था कि पैलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक कौन कौन सी साइट्स है, ये हमने ऑलरेडी देख ली हैं. तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी में सिर्फ आपको इनके नाम मेंशन किए गए हैं और कुछ टाइमलाइन मेंशन की. डिटेल में वो आगे वाले चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमने जिस तरह से भी डिस्कस कर रहे थे कि पैलियोलिथिक के बाद जो है थोड़ा सा इन्वायरमेंट में चेंज आना स्टार्ट हो गया. तो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर अ मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिला विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्मर कंडीशन. यानी पहले जो थी कोल्डर कंडीशन होती थी उससे जो है थोड़ा थोड़ा वार्मर कंडीशन की तरह शिफ्ट होने लग गए थे. इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड. ऑब्वियसली गर्मी होगी तो गर्मी होगी, थोड़ा बहुत ग्रासलैंड डेवलपमेंट हो जाएगा. दिस इज टर्न लेड टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर. ग्रासलैंड ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से जो डियर है, एंटीलोप है, गोट, शिप, कैटल, बिकॉज ये तो सब ग्रासलैंड पे ही डिपेंडेंट होते हैं. तो इसलिए इन सारे एनिमल्स को जो कि सर्वाइव करते हैं ग्रासेस पे, तो इनका डेवलपमेंट आपका, इनका जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आज से हम बात करते हैं 12,000 ईयर्स अगो की. ठीक है. दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम. उनको फॉलो करेंगे, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स को समझेंगे कि भाई ये एनिमल्स कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, किस समय वो ब्रीड करते हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे उस टाइम के जो अर्ली पीपल्स थे. इट इज़ लाइकली दैट दिस पीरियड it is likely that this helped the people to start thinking about the herding and the rearing these animals themselves, and fishing also become important. तो इससे पहले हम देख रहे थे किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स की वो हंटिंग वगैरह करते थे. बट अब जब इन एनिमल्स के बारे में कहीं ना कहीं समझ रहे हैं तो इन एनिमल्स के बारे में वो, मतलब इन एनिमल्स के बारे में सोचेंगे हर्डिंग करने के लिए. ठीक है. रेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे. और इस टाइम पे देखा गया कि फिशिंग भी जो था एक इम्पॉर्टेंट बन गया था उनके लाइवलीहुड के लिए, मतलब फिशिंग करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट है बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग की जो शुरुआत देखने को मिली. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जो थी इंक्लूडिंग द वीट, बार्ले, राइस ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट वार्मर होता गया, एक तरफ घासें उग रही हैं तो बाकी जो ऐसे ही एनिमल जो ग्रासेस पे डिपेंड करते हैं उनका नंबर बढ़ रहा है. ठीक है. दूसरी तरफ आप देखोगे ऐसी ग्रासेस बेसिकली उग रही हैं जो कहीं ना कहीं वीट है जिसे खा सकते हैं, वीट है, राइस है, बार्ले है, और ये नेचुरली उग रही है. सबसे बड़ी बात ये है. ठीक है. देन बोला गया है कि मैन, वुमेन एंड द चाइल्ड प्रोबेबली कलेक्ट दीज ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं एज अ फूड खाने के लिए, एंड दे लर्न वेयर दे ग्रो. और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन पर्टिकुलर जो ग्रेन्स हैं उनको आप कहाँ कहाँ पे उगा सकते हो, कब कब आप इसको राइप कर सकते हो. एंड दिस मे हैव लेड टू देम थिंक अबाउट द ग्रोइंग पैटर्न्स ऑन देयर ओन. तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनको जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनके बारे में पता चल गया था कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसको आप खा सकते हो, जिसको नहीं खा सकते. तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं उनको फर्दर देखने को मिली. इन दिस वे द पीपल लर्न अबाउट द फार्मिंग की तरह हम कह सकते हैं दे लर्न कि किस तरीके से फार्मिंग की जाती है एंड दे बिकम द फार्मर्स. तो फार्मर्स बेसिकली बन गए थे. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है पीपल कुड अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड. टेम मतलब एक तरह से पालतू बनाने की कोशिश जो है उस समय एनिमल्स को करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था. बिकॉज उस समय जो एनिमल्स ज़्यादातर आपको वाइल्ड एनिमल्स दिखेंगे, और वाइल्ड एनिमल्स कहीं ना कहीं जो थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे और ख़तरनाक भी होते थे. तो उस समय की जो पीपल है कहीं ना कहीं वो मतलब कह सकते हैं वो चीज़ें सीख रहे थे कि कैसे हम एनिमल्स को टेम कर सकते हैं, पालतू कैसे बना सकते हैं. ठीक है. तो उन्होंने उस समय ऐसा करने के लिए, नहीं पालतू बनाने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उनके लिए खाना जो है छोड़ना शुरू कर दिया फॉर द नियर दी शेल्टर. मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं पर्टिकुलर केव में उसके आसपास थोड़ा बहुत खाना वो छोड़ देते थे
और जो भी उस पर अट्रैक्ट होता था और कहीं ना कहीं फिर उसको वो पालने, फिर वो सोचते थे किस तरीके से वो एनिमल है, कैसे वो उसका यूज़फुल मतलब यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। फिर उसके हिसाब से वो डिसाइड करते थे कि उस पर्टिकुलर जानवर को पालना है या फिर नहीं पालना, ठीक है। तो जो फर्स्ट एनिमल था जो टेम्ड हुआ था वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, ठीक है। तो आज का जो डॉग है वैसा नहीं था, उसे थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिला था, बट उस समय उसको डॉग ही कहते थे, ठीक है। लेटर द पीपल एनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल, यानी कि अब उनकी हम बात करें तो उस समय लोग जो थे एंकरेज कर रहे थे ऐसे एनिमल्स को जो कि रिलेटिवली जेंटल हो, टू कम नियर द कैंप्स जो उनके आसपास आ रहे थे, वेयर दे लिव्ड, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स सच एज शीप आपको देखने को मिलता है, काफ़ी जेंटल होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा खूंखार आपको नहीं दिखेंगे। गोट होगी, कैटल हो गई, एंड ऑल्सो द पिग लिव इन द हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस ही खाते थे, जो कि ईजिली उस समय अवेलेबल भी था। तो बहुत ईजी हो गया था उस समय के लोगों के लिए इन जानवरों को पालना, बिकॉज ये जानवर ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस खाएंगे जो कि उस समय ईजिली अवेलेबल था। और ऐसे जानवर को पालेंगे तो क्योंकि वो जेंटल थे तो उनको फर्दर वो उनके लिए हेल्प करेंगे। किस तरीके से? People protected these animals from attack by the other wild animals and this is how they become herders बने, ठीक है। तो यानी कि इन पर्टिकुलर एनिमल्स को उन्होंने बचाना स्टार्ट कर दिया वाइल्ड एनिमल्स से, ठीक है। और इस तरीके से हम देखने को मिलेगा वो हर्डिंग सीख गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच द पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स। पहले वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, देन एनिमल्स की भी देखभाल वगैरह करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स एंड द एनिमल्स, यानी जिन चीज़ों को वो डोमेस्टिकेट करते थे वो डिफरेंट, मतलब उन प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे वो काफ़ी डिफरेंट होते थे उन वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से जो कि मतलब जंगलों में मिलते थे, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द पीपल सेलेक्ट करते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स को फॉर द डोमेस्टिकेशन। मतलब ऐसा नहीं कि जो एनिमल पसंद आ रहा है आपको जंगल से उसको लिया और उसको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दो, या फिर जो प्लांट आपको अच्छा लग रहा है उसको करना स्टार्ट कर दो, कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो सेलेक्टेड करते थे, मतलब सेलेक्ट करते थे प्लांट्स को और एनिमल्स को अपने डोमेस्टिकेशन के लिए, ठीक है। For example, they select those plants and animals that are not prone to disease। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने फैक्टर माना कि हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे जिन पे कोई बीमारी ना लगी हो, ना ही उस प्लांट में ना ही उस एनिमल में। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट ईल्ड इन लार्ज साइज ग्रेन, मतलब जिसका ईल्डिंग बहुत अच्छा हो, ठीक है। एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, मतलब जो ग्रेन है उसका वो भार उठा सकें। एंड सीड फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व्ड, यानी जो भी प्लांट उगाओगे उसका जो सीड है उसको प्रिजर्व करके रखते थे, सो दैट जो नेक्स्ट साइकिल होगी वहाँ पे उस पर्टिकुलर सीड को यूज़ करके वो दूसरा वैरायटी ऑफ मतलब सेम क्वालिटी का जो सीड है उससे प्लांट वगैरह ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अमंगस्ट एनिमल दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल थे। अगर हम एनिमल की बात करें तो क्या क्या क्राइटेरिया था चूज़ करने का, कि सबसे पहली बात है वो जेंटल होना चाहिए, ठीक है। आर सेलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग, एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट जो थे बिकम डिफरेंट हो गए फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स से, बिकॉज ऑब्वियसली आप जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा काम रहेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, एज़ कम्पेयर टू जो वाइल्ड एनिमल्स बनेंगे वह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, आप हमेशा आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल जो टीथ एंड हॉर्न्स था वाइल्ड एनिमल्स का यूजुअली मच लार्जर होता था, बिकॉज वो जिस तरह से जानवर को खाते थे, ठीक है, जो भी जानवर मिल गया उनको खाने लग गए हैं, तो वो उस हिसाब से उनका बहुत बड़े बड़े टीथ और हॉर्न्स हुआ करते थे एज़ कम्पेयर टू उन एनिमल्स के जो कि घर पे रहा करते थे, बिकॉज जो घर पे एनिमल्स रहते थे ज़्यादातर उनको रोटी वोटी खिला देते थे वो उस टाइम के लोग, ठीक है, या फिर ग्रासेस जो अवेलेबल थी वही खाते थे वो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस था, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे वो प्रोसेस स्टैब्लिश हुआ, दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत कब हुई? 12,000 ईयर्स अगो पहले। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज अ फूड टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था जिस प्लांट को, वो कौन सा है? वीट एंड बार्ले। और सबसे पहले जो एनिमल को डोमेस्टिकेट किया था वह शीप और गोट, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको देखने को मिलेगा न्यू वे ऑफ लाइफ की शुरुआत होती है। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो,
दिस में बी सेवरल डेज हो सकते हैं, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, इन सम केसेस कुछ साल. When people begin growing plant, it means they had to stay in a same place for a long time, because कहीं ना कहीं आप एक पौधे को अगर मान लो सीड को ग्रो कर रहे हो तो आपको एक साल वहाँ पे वेट करना पड़ेगा उसको बेसिकली उसको ग्रेन को बेसिकली कलेक्ट करने का. तो एक साल का जो टाइम पीरियड है उसको उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जगह पे रहना पड़ेगा, यानी एक सेटल्ड लाइफ कहीं ना कहीं आप शुरुआत कर रहे हो. ठीक है. लुकिंग आफ्टर द प्लांट, क्योंकि आपको वहाँ पे प्लांट को देखना है, वाटरिंग भी करनी है, वीडिंग भी स्टार्ट करनी है, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, मतलब एनिमल्स से भी उन पौधों से बचाना है, बर्ड्स से बचाना है. टिल द ग्रेन ड्राइव नहीं हो जाता तब तक आपको उसकी वहाँ पे केयर करनी है. ठीक है. तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक सेटल लाइफ चाहिए होगी. एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, मतलब ग्रेन जो अब आ गया है उसको आपको स्टोर किया जाता है खाने के लिए, और पर्टिकुलर सीड को भी स्टोर करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम पे उसको यूज़ किया जाएगा. पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग, उन्हें तरीका मिल गया था स्टोर करने का. इन मैनी एरियाज दे बिगिन मार्किंग द लार्ज क्ले पॉट, यानी मिट्टी के कुछ कुछ घड़े वगैरह बना के उसमें डाल के रखते थे. और वो बास्केट, छोटी छोटी जो बास्केट होती थी घास की बना दिया, या फिर जो बांस के पेड़ होते हैं उनकी बास्केट बना दिया, या फिर ग्राउंड के नीचे गड्ढा करके उसके अंदर दबा दिया उन सीड को. ठीक है. तो इस तरह से उन्होंने स्टोरिंग करना स्टार्ट कर दिया था. रियरिंग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स मल्टीप्लाई होते नेचुरली, जैसे कि हमें पता है. बिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, वो मिल्क वगैरह देने लग गए थे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड बन गया था. साथ साथ मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल्स आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड. ठीक है. देन अ फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर की बात करें तो यू विल नोटिस द नंबर ऑफ ब्लू, ये सब हम देख लेते हैं. दे आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इन द नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया में. ठीक है. क्या चीज़, बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में जो पता करा, एविडेंस दिखे, तो वो एविडेंसेस हमें कहाँ देखने को मिले हैं, अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के. वैसे तो हमें पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली पाया गया है इनके ट्रेसेस, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट जगह है वो आपकी जो है प्रेजेंट डे कश्मीर में है और ईस्ट एंड साउथ इंडिया में दिखने को मिली है. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स का साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की बोन को स्टडी करके पता करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सेटलमेंट वो उस समय रहा करते थे फार्मर्स और हर्डर्स. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बर्नड ग्रेन, यानी जो ग्रेन है बर्न ग्रेन कहीं ना कहीं वो उन्हें मिला है. दिस हैव बीन बर्नड एक्सीडेंटली और ऑन द पर्पस, मतलब या तो एक्सीडेंटली बर्न हुए हैं या तो पर्पसफुली उसको बर्न किया गया, वो कहीं ना कहीं पता करने की कोशिश करते हैं. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट द पीपल we know that the number of crops were grown in the different parts of the subcontinent में ग्रो किया जाता था. एंड दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स भी उन्हें मिली है. टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट, घर और या फिर हाउसेस एट सम साइट में उनको घर वगैरह भी मिले हैं. फॉर इंस्टांस बुर्जा होम की बात करें जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस उन्होंने बना रखे हैं विच वर डग इनटू द ग्राउंड के अंदर, विच स्टेप्स लीडिंग इनटू देम. दिस मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, यानी ठंडे जब ठंडा मौसम हुआ करता था, वेदर हुआ करता था, उस समय शेल्टर प्रोवाइड करता था. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड द कुकिंग हर्ट्स मिले हैं उन्हें बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट, मतलब घर के बाहर भी वो जो बनाते हैं ना मिट्टी का एक जिसमें खाना वाना पकाते हैं, वो उन्हें मिला है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी. वी सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स एंड आउटडोर्स, यानी अगर बाहर ठंडा ज़्यादा है तो घर के अंदर ही खाना पकाते थे, अगर बाहर ठंड कम है तो वो आउटडोर में खाना बनाते थे. इससे साइंटिस्ट को ये चीज़ पता चला है. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these different from the earlier Paleolithic tools से अलग थे, and that is why they are called the Neolithic, क्योंकि Neolithic का मतलब ये न्यू स्टोन टूल्स मिले हैं. These include tools that were polished, यानी काफ़ी ज़्यादा polished है, to give a fine cutting edge है इनकी, ठीक है. and mortars and pestles used for grinding grain, यानी grain को grind करने के लिए वहाँ पर से mortar और pestles भी थे, and other plant produce, ठीक है. Mortars and the pestles are used for grinding grain even today several thousand years later भी, ठीक है. At the same time tools of Paleolithic type
कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, यानी ऐसा नहीं है कि पैलोथिक टाइम में जो टूल्स यूज़ किए जाते थे उनको यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन पर्टिकुलर टूल्स को वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे, साथ ही साथ उन्हें यूज़ भी करते थे। एंड सम टूल्स वर ऑल्सो मेड अप ऑफ बोन की बनी होती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना न्यू सोन टूल्स हैं, न्यूलिथिक एरा के ये टूल्स हैं जो काफ़ी आपको पॉलिश दिखेंगे, पर्टिकुलर एज मिलेंगी आपको, मतलब उनको उनके पास वो स्किल आ गए थे किस तरीके से उनको एक शाइनिंग मतलब टेक्सचर देना है, किस तरह से उनका जो एज है उसे इतना शार्प बनाना है, वो कहीं ना कहीं वो सीख गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड होती थी वो जो पॉट्स जो होती थी, एंड दे वर यूज फॉर कुकिंग स्टोरिंग थिंग्स। यहाँ पे यानी उस पर्टिकुलर पॉट्स को यूज़ कर देते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, यानी कभी कभी उस पर्टिकुलर पॉट को यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस बनाने के लिए, वीट एंड लेंटिल्स, एंड दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट था ऑफ द डाइट का उस समय, ठीक है। बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लोथ, मतलब जो था उसको बुनना शुरू कर दिया था यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से, फॉर एग्जांपल कॉटन, ठीक है, दैट कुड नाउ बी ग्रोन, उनको कॉटन को ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या मतलब वो सारी चीज़ें हर जगह चेंज हो गई थी या फिर एक ही जगह देखने को मिली थी? नॉट क्वाइट, इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे आपको सारी जगह सेम सारी चीज़ें एक जैसे मिली होंगी, नहीं, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैन एंड वुमेन दोनों हंट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं फूड, और कुछ दूर आपको देखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलर सेटल लाइफ जी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम दर्शाता है कि उस समय एक ही टाइम पे सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग और हर्डिंग कर रहे हैं स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ को उन्होंने कंबाइन किया डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन में। अब क्लोजर लुक देखते हैं लिविंग इन डाइंग इन मेहरगढ़ में। फाइंड मेहरगढ़ मैप नंबर 2, दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन में है नियर द बोलन पास के पास, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है इनटू द ईरान, यानी ईरान जाने का सबसे इंपॉर्टेंट रूट क्या है आपका? बोलन पास। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस है वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड द वीट एंड रियर करते थे शीप एंड गोट को फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया में, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने का पहले वो ऐसा जगह था जहाँ पे एक तरफ बार्ले और वीट उगाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपका शीप और गोट को रियर किया जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस से दैट वी नो अबाउट, जिनके बारे में पता चलता है। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स भी आपको मिली हुई हैं एंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर, पिग, इन सब की कह सकते हैं बोन्स भी मिली है, एंड ऑल्सो द बोन्स ऑफ शिप, गोट की भी यहाँ पे मिली हुई है। तो ये दर्शाता है कि उस समय वो वहाँ पे शिप वगैरह, गोट, डियर, पिग, ये सब भी डोमेस्टिकेट होते थे। अदर फाइंडिंग एट मेहरगढ़ इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं, इस तरीके से आपको स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस देखने को मिले हैं। ईच हाउस हैड अ 4 और मोर कंपार्टमेंट होते थे। मान लो ये एक घर है तो एक घर को उन्होंने इस तरह से कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया था, ये एक कमरा, ये हो गया दूसरा कमरा, तीसरा, चौथा कमरा, तो इस तरह से देखने को मिले। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर अ स्टोरेज, और कुछ को स्टोरेज की तरह भी यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन पीपल डाई द रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, देखते थे पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है, यानी कुछ लोग मानते थे, जब लोग मतलब इस टाइम के जो लोग थे मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, ठीक है। तो बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट हो गया, उन्होंने बरी करना शुरू कर दिया था ह्यूमंस को जैसे उनकी डेथ होती थी। तो सेवरल बरियल साइट्स भी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी मेहरगढ़ में। इन वन इंस्टांस अ डेड बॉडी वॉज बरीड विद अ गोट, यानी एक डेड बॉडी जो है उसको बरी किया गया है, दफनाया गया है गोट के साथ, ठीक है, यानी ऑब्वियसली गोट भी आपका वो हो गया होगा, उस समय मर गया होगा। विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो बेचारा पर्सन है उसको जब फर्दर आत्मा मिलेगी, फर्दर वो जिंदा होगा तो भूखा ना रहे, तो गोट को उसके साथ दफना रहे हैं ताकि उसको वो एज अ फूड की तरह यूज़ कर पाए जिस भी जगह वो जाएगा, ठीक है। तो ये उस समय वहाँ के लोगों की मान्यता थी, तो इस तरह से प्रैक्टिस वो करते थे। सोचो इतने साल पुरानी बात है, लाइक 12,000 ईयर्स अगो, और आप सोच सकते हो कि उस समय के जो लोग हैं किस तरीके से वो अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए अपनी जो भी वो किस तरीके से अपना
जो मानते थे, मान्यताएं थी उनकी, वो उस समय देखने को मिलेगी। जबकि आज की डेट में हम देखें, एक मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी सोच कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी भी सेम चली हुई आ रही है, जो आपको देखने को मिलेगा। डोमेस्टिकेशन अभी भी चला ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हमने जो इसमें कवर कर ली हैं। जैसे कि जानते ही, ये 6 चैप्टर के NCERT कुछ भी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा उसमें बताई नहीं गई हैं यहाँ पे, बट जो भी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ें मिस ना हो। ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर कहीं ना कहीं NCERT को ही प्रेफर करता है जब भी वो क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं। तो ठीक है, तो आप बस इसको रिवाइज़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देन हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, देन बाय।